तो ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो एक औरत को मार देता है। वो औरत लाल रंग की ड्रेस में थी और आदमी उसे पानी में डुबोकर मार देता है। फिर वो आदमी चला जाता है। अगले दिन देखते हैं योशी शयोका नाम का एक डिटेक्टिव जिसकी नींद एक भूकंप से खुलती है। योशी शयोका हारुए के साथ रहता था जो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब आज योशी शयोका जाता है एक मर्डर साइट पे पुलिस को मिली थी उसी लड़की की लाश जिसे कल रात मारा गया था। बारिश की वजह से सबूत धुल गए थे, पर योशी शयोका को लाश पर लगा हुआ नमक मिलता है जिससे साफ होता है कि इस लड़की को समंदर में डूबा के मारा गया है। बॉडी को ऑटोप्सी के लिए जाते वक्त उसके मुंह से पानी भी निकलने लगता है जिससे पता चलता है कि लड़की की मौत कैसे हुई। योशी शयोका को मर्डर साइट पे एक गड्ढे के अंदर पड़ा मिलता है एक बटन जिससे योशी शयोका चौंक जाता है। वो घर जाता है और अपना कोट चेक करता है। दोस्तों, उस कोट पर लगे बटन सेम थे जो उसे गड्ढे में मिले थे। योशी शयोका को शक होता है कि शायद मर्डरर उसकी गर्लफ्रेंड है जो शायद उसका कोट पहनकर मर्डर करने बाहर गई। योशी शयोका हारुए को फोन करके कोट के बारे में पूछता है, लेकिन हारुए को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर रात को योशी शयोका मर्डर साइट पर जाता है और वहां से बटन उठा लेता है। तभी पानी बहने लगता है। हलचल मची हुई थी और योशी शयोका अपने आसपास कुछ बुरा महसूस कर रहा था। उसे एक चीख सुनाई दी जिससे वह डरा हुआ घर की तरफ भाग गया। अगले दिन योशी शयोका ऑफिस गया और उस बटन को जांच के लिए भेज दिया। ऑफिसर के मुताबिक ये बटन एक कोट का था जो पास के मॉल में बिकता था। मतलब ऐसे कई बटन हो सकते हैं और किलर का पता इस बटन से नहीं चल पाएगा। खैर, उसी दिन ऑटोप्सी में दूसरे शख्स के फिंगरप्रिंट निकाले गए थे। अब योशी शयोका और उसकी टीम फिंगरप्रिंट को स्कैन कर रहे थे और वो प्रिंट मैच हो जाता है योशी शयोका के फिंगरप्रिंट से। योशी शयोका हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन ऑफिस में सबको लगता है कि यार शायद योशी शयोका ने लाश को नंगे हाथों से छू लिया होगा, इसलिए कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर योशी शयोका उस लड़की की लाश के पास जाकर चेक करता है और कोशिश करता है याद करने की कि ये लड़की कौन थी, लेकिन योशी शयोका ने उसे पहले कभी देखा ही नहीं था। तभी उसे एक जगह पर खड़ी लड़की दिखती है, वही लड़की। पर जब योशी शयोका उसके पास जाता है तो पता चलता है कि वो बस उस लड़की की लाल ड्रेस थी और कुछ भी नहीं। फिर योशी शयोका उस लड़की के केस के बारे में जाकर हारुए और उनके दोस्त योशी शयोका को लग रहा था कि यह हत्या 15 साल पहले की किसी घटना से जुड़ी हुई है। दरअसल फतपक के 15 साल पहले के अंत पैसे योशी शयोका एक नाव पर था और समुद्र के किनारे एक खाली बिल्डिंग के पास से गुजर रहा था। तभी उसने उस बिल्डिंग के अंदर एक लड़की को देखा। तब हारुए ने योशी शयोका से कहा कि इस केस के बारे में ज्यादा मत सोचो। खैर, अब हारुए 2 हफ्ते के लिए घर से बाहर चली जाती है और सीन डॉक्टर साकुमा के पास जाता है। आज उसका बेटा साकुमा से मिलने आता है और उससे कुछ मांगने लगता है। वो यूज किया हुआ इंजेक्शन, वो भी 1-2 नहीं, बल्कि 100 से 200, जिससे साकुमा हैरान रह जाता है। साकुमा को पता चलता है कि उसके बेटे ने किसी गुंडे से पैसे उधार लिए थे और अब वो गुंडा इंजेक्शन मांग रहा है क्योंकि बेटा पैसे चुकता नहीं कर पा रहा। साकुमा जाहिर तौर पर इंजेक्शन नहीं देता और इस सीन से साफ हो जाता है कि सातो एक बिगड़ा हुआ लड़का है। एक रात साकुमा सातो को घर ले जा रहा था, पर अचानक गाड़ी घुमाकर किसी सुनसान जगह ले जाता है जहां साकुमा सातो को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे सातो पैरालाइज हो जाता है। अब सातो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन वो बेचारा ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और जल्दी ही पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर साकुमा अपने बेटे को चुल्लू भर पानी में डुबोकर मार देता है। अगले दिन योशी शयोका और उसकी टीम को उस लड़के की लाश मिल जाती है। योशी शयोका नोटिस करता है कि फिर से नमकीन पानी का इस्तेमाल हुआ है। मतलब शायद ये किसी सीरियल किलर का मामला है। जांच शुरू हो जाती है और सातों की लाशों से पुलिस को उनके स्कूल के आईडी कार्ड मिल जाते हैं। पुलिस को सातों के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है और पहला शक डॉक्टर साकुमा पर गया क्योंकि वो आज काम पर नहीं आया था। पुलिस साकुमा को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर देती है। अब हम मिलते हैं तोरू से, जो योशी शयोका का क्राइम पार्टनर है। दोस्तों के मुताबिक लाल ड्रेस वाली लड़की का मर्डर डॉक्टर साकुमा ने नहीं किया था।
तोरू को कहीं ना कहीं शक था कि वो मर्डर योशी शयोका ने किया है। इस बात पर दोनों पार्टनर्स के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है। फिर एक डॉक्टर आता है और योशी शयोका और तोरू को बताता है कि जिस लड़की की मौत हुई थी, उसकी मौत से पहले उसे पीली तार से बांधा गया था, क्योंकि उस लड़की की लाश पर पीला रंग मिला था। ये बात सुनकर डिनर टाइम तक योशी शयोका और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसके पूरे घर में पीली तारें थीं। फिर योशी शयोका मर्डर साइट पर वापस गया और ठीक से जांच की, तो एक गड्ढे में उसे एक प्लास्टिक बैग मिला जिसमें पीली तारों का गुच्छा था। योशी शयोका पूरी तरह उलझन में था। तभी उसे डॉक्टर साकुमा दिखे। साकुमा ने योशी शयोका को देखते ही बिल्डिंग की छत की तरफ देखा, पर वो भाग जाता है और उससे पहले कि योशी शियोका डॉक्टर साकुमा को पकड़ पाता, वो कूद जाता है। असल में साकुमा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जिंदा बच जाता है, जिसके बाद डॉक्टर साकुमा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगले सीन में योशी शियोका साकुमा से पूछताछ कर रहा होता है। इस इंटरव्यू में डॉक्टर साकुमा कबूल कर लेता है कि उसने अपने बेटे को मारा क्योंकि वह बड़ा शैतान था। और फिर डॉक्टर साकुमा खुद को भी मारना चाहता था, कि अपने गुनाह के लिए सजा के तौर पर। लेकिन जब योशी शियोका साकुमा से लाल ड्रेस वाली लड़की के बारे में पूछता है, तो साकुमा कुछ कन्फेस नहीं करता। साकुमा ने उस लड़की को नहीं मारा था। और फिर अचानक साकुमा डरने लगता है। वो ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे उसे अपने बेटे की आत्मा दिख रही हो। इसके बाद साकुमा को मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए ले जाया जाता है और योशी शयोका बहुत परेशान हो जाता है। फिर तोरू योशी शयोका के पास आता है और बताता है कि लैब से पीले तार का रिजल्ट आ गया है। तोरू को पता चला था कि ये तार पुराने घरों में इस्तेमाल होती है, और तोरू यहाँ साफ साफ योशी शयोका से कह देता है कि उसका घर भी पुराना है और उसमें भी येलो तार लगी है। तोरू असल में मर्डर का ठीकरा साफ साफ योशी शयोका पे फोड़ रहा था। हालांकि दोनों के बीच झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता था। फिर उस रात योशी शयोका सो रहा था कि अचानक भूकंप आता है और उसके बिस्तर के पास एक दरार बन जाती है, जिसमें से अचानक वो लाल ड्रेस वाली कपी आत्मा निकलती है। डर के मारे योशी शयोका जाग जाता है। असल में यह सब बस एक सपना था। जाग के वो मुंह धोकर आता है, पानी पीता है, लेकिन तभी अचानक लाइट फ्लिकर करती है और चली जाती है। फिर से भूकंप आता है। अब योशी शयोका के पास वो नकली आत्मा आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। योशी शयोका डर के मारे भागने लगता है, लेकिन वो आत्मा उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, मैं ही हूं, मुझे पहचानो। योशी शयोका आत्मा से कहता है, भाई, मैं तुझे नहीं जानता। लेकिन उस आत्मा के हिसाब से योशी शयोका ने उसे अकेले छोड़ दिया था। फिर वो आत्मा धीरे धीरे जापानी स्टाइल में नकली तरीके से योशी शयोका की तरफ बढ़ती है और कहती है, आखिरकार हम दोनों फिर से मिल रहे हैं। योशी शयोका डर के मारे अपना मुंह छुपा लेता है और थोड़ी देर बाद संगीत वो आत्मा खुद ब खुद घर से चली जाती है। लेकिन जो भी हो, इतना सामान्य होने के बाद भी ये सीन काफी डरावना था। अब अगले दिन योशिशियो का ऑफिस में थेरेपिस्ट काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट था। वहीं उसी कैबिन में एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी आराम कर रहा था, जो अचानक चिल्लाने लग जाता है। योशी उस पुलिस वाले को संभालता है और उस थेरेपिस्ट से पता चलता है कि कुछ वक्त पहले रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था और वो पुलिस वाला एक आदमी की जान बचा नहीं पाया था। उस दिन के बाद से उस आदमी का भूत सपनों में उस पुलिस वाले को दिखने लगा देता है। ये सुन के योशियोका को ऐसा लगने लगा कि कहीं वो लाल कपड़े वाली औरत उसे इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वो उसकी जान नहीं बचा पाया था। खैर, जो भी हो, योशियोका अब भी काफी कंफ्यूज था। अब शाम को वो समुंदर के किनारे टहल रहा था। तभी उसके पास फिर से वो काली आत्मा आती है। वो आत्मा योशियोका से कहती है कि मैं तुझसे हमेशा हमेशा साथ रहूंगी। योशियोका का दिन डर से भर जाता है और वो घर की तरफ भागने लगता है, पर तभी वो आत्मा उसके सामने आकर उसे घेर लेती है। इस बार योशियोका हिम्मत करके पूछता है कि तू आखिर है कौन और वो उसके पीछे क्यों पड़ी है। जवाब में आत्मा कपी से कहती है कि योशी शयोका ने उसे समंदर के पानी में डूबाकर मार डाला था। योशी शयोका मना करता है कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन अचानक आत्मा चिल्लाने लगती है। फिर वो गायब हो जाती है। खुदा रिश्ता संगीत में योशी शयोका घर की तरफ भागता है
लेकिन फिर से वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और अब कभी आवाज में बात करने लगती है। कहती है कि लोगों ने मुझे एक एक करके छोड़ दिया, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। उन्होंने मेरे सारे जज्बात छीन लिए और फिर मैं अचानक मर गया। तभी योशिशयोका को एक विजन दिखा। उस विजन में वो एक खाली पड़ी बिल्डिंग देखता है जिसे उसने 15 साल पहले नाव से देखा था, और उस विजन में उसे अपना ही चेहरा भी दिखाई देता है। विजन में योशिशयोका किसी को डूबा डूबा कर मार रहा था। और ये बात आप लोग याद रखना, जब योशिशयोका को होश आता है तो आत्मा गायब हो चुकी थी। वो तुरंत घर जाता है, बाहर जाता है और हार्वे को सब कुछ बताता है, जो अपनी ट्रिप से वापस आ चुकी थी। हार्वे योशिशयोका को सांत्वना देती है और योशिशयोका खुद से पूछने लगता है, क्या मैं किलर हूं? और अगर मैं किलर हूं, मगर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? इस पर हार्वे अजीब सी बातें करने लगा कि कैसे हमारा बीता हुआ कल हमारे आज को नहीं बनाता। फिर कहानी मुड़ती है मियोकी नाम की एक ऑफिस वर्कर की तरफ। मियोकी का बॉस था एक लड़का, टेमा। हाँ, अरे, दोनों के बीच कुछ चल रहा था और आज ओनादा मियोकी को बताता है कि उसने अपनी बीवी से तलाक ले लिया है, सिर्फ मियोकी के लिए, और अब दोनों साथ रह सकते हैं। लेकिन मियोकी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे ओनादा के साथ रहना नहीं है। फिर जब मियोकी वॉशरूम जाती है तो अचानक भूकंप आ जाता है और भूकंप के बाद मियोकी को इस शीशे में कुछ नजर आता है। फिर मियोकी जाती है और समुंदर के किनारे से कई कंटेनर में समुंदर का पानी भरकर ले आती है और वो पानी एक होटल के बाथटब में डाल देती है। फिर उस रात देन आता है उनादा से मिलने, लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद मियोकी उनादा के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर वो उनादा को नमक वाले पानी में डुबोकर मार डालती है। मियोकी ने ऐसा क्यों किया, ये आगे पता चलेगा। पर मर्डर के बाद जब मियोकी शीशे में खुद को देख रही थी तो उसके पीछे वो लाल कपड़े वाली भूतनी दिख रही थी। अगले दिन ओनादा की लाश मिलती है डिटेक्टिव्स को और फिर से जांच शुरू हो जाती है। तोरू अकेले ही जांच कर रहा था क्योंकि उसी दिन योशिशयोका उस पुरानी बिल्डिंग के बारे में पता लगा रहा था। योशिशयोका वहां जाकर एक लाइब्रेरियन से मिलता है जो उसे उस बिल्डिंग के बारे में बताता है। ये बिल्डिंग एक पुराना मानसिक अस्पताल था जो युद्ध के बाद खाली कर दिया गया था, लेकिन वहां कई पागल मरीज मारे गए थे। लाइब्रेरियन ये भी बताता है कि उस मानसिक अस्पताल में लोगों को समुंदर के पानी में डूबा के मार दिया जाता था, सजा के तौर पे। ये सुन के आखिरकार योशिशयोका यकीन कर लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब इस मेंटल हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। योशिशयोका फैसला करता है कि बिल्डिंग पर जाना है, लेकिन उससे पहले तोरू आता है और पूछने लगता है कि कल रात 8 बजे तुम कहाँ थे, क्योंकि उसी वक्त उनोदा की मौत हुई थी। मतलब तोरू सीधे सीधे योशिशयोका से पूछ रहा था कि क्या तुमने मर्डर किया है। इस बात पे दोनों डिटेक्टिव्स के बीच झगड़ा हो जाता है और झगड़े के बीच तीसरा डिटेक्टिव आता है और बताता है कि ओनादा का मर्डर केस क्लियर हो गया है। ओनादा को उसकी गर्लफ्रेंड मयूकी ने मारा था। मयूकी अब पुलिस से बच के भाग गई है, लेकिन पुलिस उसके पीछे लगी है। मतलब ओनादा का केस सॉल्व हो चुका है। तभी चौथा डिटेक्टिव आता है और कहता है कि लाल ड्रेस वाली लड़की का केस भी सॉल्व हो गया है। उस लड़की का नाम रेको था, जिसके पेरेंट्स ने 3 महीने पहले उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मतलब तोरू गलत सोच रहा था, योशिशियोका कोई किलर नहीं है। तोरू को योशिशियोका से माफी मांगनी चाहिए। मांगता है। फिर वो दोनों रेको के घर जाते हैं उसकी माँ से मिलने। रेको की माँ बताती है कि रेको कभी घर नहीं आती थी और उसका बॉयफ्रेंड तकागी था। तकागी काफी खराब लड़का है जो अक्सर रेको की माँ से पैसे मांगने आता रहता है। रेको की माँ उसे पैसे भी दे देती है क्योंकि वो तकागी से पंगा नहीं लेना चाहती। तभी बेल बजती है और लकीली बाहर होता है। रेको का एलिजेंट बॉयफ्रेंड तकागी फिर से पैसे मांगने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही तकागी डिटेक्टिव्स को देखता है वो भाग जाता है। योशियोका और तो अब उसका पीछा करते हैं। मैं उसे पकड़ ही लेते हैं और स्टेशन ले जाते हैं पूछताछ के लिए। पूछताछ यहाँ योशिया नहीं करता, पर उसे बाद में पता चल जाता है कि तकागी ने सब कुछ कबूल कर लिया है कि वही अपनी गर्लफ्रेंड रेको को मार चुका है, समुंदर के पानी में डूबाकर। तकागी की गाड़ी से रेको के बाल भी मिले थे। उसके पास एक ट्रेंच कोट भी मिला था जिसके अंदर से एक बटन गायब था।
और तकागी के पास से पीली रंग की तार भी मिली थी। ये सब देखकर योशी आखिरकार चैन की सांस लेता है। वो खुश था क्योंकि अब वो पूरी हिम्मत से कह सकता था कि उसने किसी का भी मर्डर तो मैंने नहीं किया। योशी शयोका अब गिर पड़ा है, चैन की सांस ले रहा है। लेकिन जल्दी ही वो लाल कपड़े वाली डरावनी आत्मा फिर से योशी शयोका के पास आ जाती है। योशी शयोका अब आत्मा से पूछता है, भाई अब तेरे को क्या चाहिए? जिसने तुझे मारा था वो तो जेल जा चुका है। तेरी अस्थियां तेरे मम्मी पापा के पास हैं। पापा जी क्या है? तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे। पर वो आत्मा कोई जवाब नहीं देती। योशी शयोका फिर उस रोती हुई आत्मा के पास जाता है और यहीं पहली बार उस आत्मा का चेहरा अच्छे से देखता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये आत्मा रेको की नहीं थी, ये किसी और लड़की की आत्मा थी, जिससे अब योशी शयोका कांप उठता है। वो उस आत्मा से पूछता है, तुम कौन हो? और अचानक योशी शयोका को एक विजन जैसा कुछ आता है। उस विजन में उसे फिर से 15 साल पहले का सीन दिखता है। असल में 15 साल पहले जब योशी शयोका बोट पर था और उस मेंटल हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था, तब उसे ये लड़की दिखी थी, उसी बिल्डिंग के अंदर एक खिड़की के पास। योशी शयोका ने उस लड़की को देख लिया था और लड़की ने भी उसे देख लिया था। लेकिन आखिर में योशी शयोका ने उस लड़की को इग्नोर कर दिया था। और अब प्रेजेंट में ये लड़की कहती है कि सब लोग मुझे अकेला छोड़ के उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। तुमने भी मुझे देखा था, पर तुम आए नहीं बचाने। तुम मुझे बचा सकते थे, पर तुमने नहीं बचाया। मैं वहां सालों तक फंसी रही, इंतजार करती रही कि कोई आए और मुझे बचाए, और आखिर में मुझे मार दिया गया। अब फिर से भूकंप आने लगता है और वो बुरी आत्मा चिल्लाने लगती है। योशी शयोका अपनी जान बचाकर भागता है, पर वो आत्मा उसका पीछा करती है। योशी शयोका चुपके से अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाता है और वो आत्मा वो सीढ़ियों से जैसे कोई पक्षी उड़ते हुए चली जाती है। उड़ते उड़ते उसका रूप बदल जाता है। वो लाल कपड़े में बदल जाती है और अचानक गायब हो जाती है। इससे मौसम भी खराब हो जाता है और योशी शयोका को समझ आ जाता है कि अगर उसने इस लड़की की रहस्य को सुलझाया नहीं, तो वह चैन से नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, यहीं थोड़ा ब्रेक लेते हैं। इस फिल्म में कुल 3 हत्या हुई हैं। अकागी ने अपनी गर्लफ्रेंड रेगो को मार डाला, डॉक्टर साकुमा ने अपने बेटे को मार दिया और मियोकी ने अपने बॉस की हत्या की। तीनों ने अपने शिकारों को समंदर के पानी में डुबोकर खत्म किया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले मानसिक अस्पताल में मरीजों को मारा जाता था। और फिर अगले दिन योशी शयोका को पूरी बात समझ में आने लगती है। योशी शयोका को पता चलता है कि ताकागी, डॉक्टर सकुमा और मियोकी रोजाना समुंदर के किनारे से नाव में बैठकर काम पर जाते थे और उस नाव के रास्ते में वो मानसिक अस्पताल पड़ता था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि उस मानसिक अस्पताल में उस भटकती आत्मा का श्राप था और वो श्राप लग गया था ताकागी, डॉक्टर सकुमा और मियोकी पर। इसलिए तीनों ने हत्या की। ये श्राप इन तीनों पर इसलिए जरूर लगा होगा क्योंकि इन तीनों ने उस आत्मा की आंखों में आग डाल के देख लिया होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 15 साल पहले योशी शयोका ने देखा था। मतलब ये कि योशी शयोका भी श्रापित है, लेकिन उसने अभी तक किसी को नहीं मारा है। अब इस जानकारी के साथ योशी शयोका समुंदर के किनारे जाता है, जहां उसे समुंदर के पानी में एक श्रापित गड्ढा मिलता है। तभी उसे मियोकी दिख जाती है। मियोकी पुलिस देख के भागने लगती है, पर योशी शयोका उसे पकड़ लेता है। वो उसे वहीं बैठा के पूछता है कि उसने मर्डर क्यों किया था। अब यहाँ मियोकी अपना सच बताती है। मियोकी के हिसाब से वो मर्डर नहीं करना चाहती थी, पर कुछ दिन से उसे एक लाल कपड़े वाली औरत दिख रही है और मियोकी धीरे धीरे उस औरत की फीलिंग्स को अपने अंदर महसूस करने लगी थी। वो औरत बहुत अकेली है, गुस्से में है, और क्योंकि उसे कोई बचाने नहीं आया था, इसलिए उसे मार दिया गया। उसी औरत के इन्फ्लुएंस में मियोकी ने ओनादा का मर्डर कर दिया। मियोकी बताती है कि मर्डर करने के बाद भी उसे वो औरत रोज दिखती है और मियोकी समझ नहीं पा रही कि क्या करे। और दोस्तों, ये बात करते करते योशी शयोका को कुछ होता है और फिर देन अचानक मियोकी को पकड़कर पानी में डालकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन सही टाइम पर योशी शयोका होश में आ जाता है और मियोकी से कहता है, यहां से भाग जाओ। मियोकी अपनी जान बचाकर भाग जाती है, लेकिन योशी शयोका समझ चुका था कि अगर उसने इस श्राप को खत्म नहीं किया तो वो भी किसी का मर्डर कर देगा।
इसलिए दोस्तों, सेफ्टी के लिए योशिशयोका अपनी गर्लफ्रेंड हारुए को शहर के बाहर भेज देता है, अकेले, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी भी हत्या हो। फिर शाम को वो एक नाव लेकर उस बिल्डिंग को चेक करने जाता है, जो पूरी तरह से खंडहर हो चुकी थी। योशिशयोका अब उस बिल्डिंग के अंदर जाता है, और चूंकि वो बिल्डिंग पुरानी थी, इसलिए उसके अंदर हर जगह समंदर का पानी भरा हुआ था। वो काफी देर तक उस खाली बिल्डिंग में घूमता रहता है और आखिरकार एक कमरे में पहुंचता है, जहां वो आत्मा खड़ी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। अब वो आत्मा योशिशयोका से बोलती है कि तुमने मुझे आखिरकार ढूंढ ही लिया, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। इसके बाद वो आत्मा गायब हो जाती है और योशिशयोका को उस कमरे में पड़ी हुई उस औरत की हड्डियां मिलती हैं। कमरे में एक छोटी लड़की की एक फोटो भी थी, जिसमें उसके हाथ में एक बच्चा था। इस फोटो से हमें उस आत्मा की कहानी समझ आती है। दोस्तों, ये लड़की पागलखाने की एक मरीज थी। उसकी एक बेटी भी थी जो शायद मर गई थी। पागलखाना बंद हो जाने के बाद भी ये लड़की वहीं रहती रही। बेचारी जब तक जिंदा रही, सोचती रही कि कोई उसे बचाने आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। आखिर में वो लड़की मर गई, उसकी लाश कंकाल बन गई और उसकी आत्मा ने नाव पर जा रहे लोगों को श्राप देना शुरू कर दिया, क्योंकि वे लोग उसे देखकर भी बचाने नहीं आए थे, लिए नहीं आते थे। आखिरकार अब योशिशयोका ने लाश ढूंढ ली थी, तो वो अब श्राप के चंगुल से बच गया है। यहां से अब योशिशयोका हड्डियां इकट्ठा करके वापस घर चला जाता है। लेकिन आज योशिशयोका को अपने क्लोजेट के ऊपर एक पानी का कैन मिलता है, जिसमें समुंदर का पानी भरा था। योशिशयोका कंफ्यूज हो जाता है और अचानक उसकी नजर एक स्टोर रूम पर पड़ती है, जिसका दरवाजा पूरी तरह से बंद था। जब वो अंदर जाकर कांप जाती है। स्टोर रूम के अंदर हारुए की लाश पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, जब 15 साल पहले योशिशयोका श्रापित हुआ था, होकर आया था ना, तभी उसने हारुए का मर्डर कर दिया था, जिस विजन को योशिशयोका को उस डरावनी आत्मा ने मूवी के बीच में दिखाया था। तुम्हें याद होगा, हारुए की लाश को उसने स्टोर रूम में छुपा दिया था और उस वक्त से योशिशयोका अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा के साथ रह रहा था, जो अब वापस आ जाती है। हारुए की आत्मा अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा नहीं थी। वो जानती थी कि उसने उसकी हत्या श्राप की वजह से की थी, जानबूझकर नहीं। पर अब योशिशयोका खुद पे गुस्सा करने लगा है। वो माफी मांगते हुए हारुए को गले लगा लेता है, पर हारुए बोलती है कि अब जब सच सामने आ गया है, तो उसे अब चैन मिल जाएगा। इसके बाद हारुए की आत्मा गायब हो जाती है और योशिशयोका अकेले ही रोता रह जाता है। थोड़ी देर बाद योशिशयोका खुद को संभालता है, हारुए की हड्डियां बैग में रखकर घर से निकल जाता है। फिर घर पर तोरू आता है। तोरू योशिशयोका से मिलने आया था, लेकिन उस कटीली आत्मा की नजर तोरू पर बनी हुई थी। तोरू घर में भी आराम से नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसे अभी भी शक था कि शायद उसका क्राइम पार्टनर कोई अपराधी हो सकता है। अंदर से तोरू को बस एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तभी उसे वो बर्तन दिखता है जिसमें योशिशयोका ने हारुए को समुंदर के पानी से मार डाला था। उस बर्तन में अभी भी पानी भरा था, जो हिलने लगता है, और तभी भूकंप आता है। तोरू पानी के अंदर झांकता है और अचानक ऊपर से नीचे गिरती हैं कपी डेमोनिक आत्माएं, जो तोरू को पकड़कर अपने साथ पानी के अंदर ले जाती हैं, और तोरू हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सीन योशिशयोका पर जाता है, जिसके सामने आती है उस कपी आत्मा की ड्रेस। ड्रेस से उस औरत की आवाज आ रही थी, जो कह रही थी, क्योंकि मैं मर गई, इसलिए मैं सबको मार डालूंगी। और यही वो कपी आत्मा का श्राप था। वो सबको मारना चाहती थी, क्योंकि उसे कोई बचाने नहीं आया। लेकिन योशिशयोका इस श्राप से सुरक्षित है, क्योंकि उसने इस श्राप को हल कर दिया। मूवी के अंत में योशिशयोका हार जाता है और उस लड़की की लाश बैग में लेकर घूम रहा होता है। शायद वो हड्डियों को जलाने के लिए ले जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता, क्योंकि मूवी यहीं खत्म हो जाती है।